बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन मन जैसन कि रौरमन जानी ला कि हर हफ्ता हम रौरमन ले नवा और बेस जानकारी लेके आविला। आज भी हम रौरमन ले नवा और बेस जानकारी लेके आए। मकिल जानकारी लेकर आगे चलू हमने देखा थे कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में चलाई जा रही है कृषि यंत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना। गेहूं और दलहनी अनाजों का करें सही तरीके से भंडारण। निकाई गुड़ाई के लिए उत्तम उपकरण है वीड हो। राज्य के किसानों को नई वैज्ञानिक कृषि तकनीकों और कृषि से जुड़ी अन्य विषयों जैसे कृषि उत्पादन, पौधा संरक्षण, पौध प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधन, कटाई, कृषि प्रौद्योगिकी, बीमा, बाजार के साथ साथ मौसम संबंधी जानकारियां सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से पहुंचाने के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि प्रसार शिक्षा विभाग द्वारा कृषि विशेषज्ञ प्रणाली का विकास किया गया है। ये जानकारियां राज्य के किसान अपनी भाषा जैसे नागपुरी, सांथाली, कुड़ुख, मुंडारी के साथ साथ अंग्रेजी और हिंदी में भी प्राप्त कर सकते हैं। गेहूं और मसूर, मटर इत्यादि दलहनी फसल लगभग तैयार हो चुके हैं। इनकी कटाई भी शुरू हो चुकी है। अच्छी फसल तैयार कर लेने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य है उसका भंडारण। सही तरीके से अनाजों का भंडारण नहीं होने से उनमें कीट लगने या अन्य कारणों से नष्ट होने की संभावना रहती है। गेहूं और मसूर, मटर इत्यादि दलहनी अनाजों का भंडारण से पहले उसे धूप में अच्छी तरह सुखा लें। जिसे बोरे में अनाज रखना हो उसे गर्म पानी में या मेलाथियान दवा के घोल में अच्छी तरह भिगोकर सुखा लें। भंडार गृह को अच्छी तरह साफ सुथरा कर मेलाथियान के घोल का छिड़काव दीवारों पर कर दें तथा अनाज के बोरियों को फर्श से 20 से 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर लकड़ी के तख्ते पर रखें। इस प्रकार अनाजों का भंडारण कर अनाजों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। पशुपालकों के लिए सूकर पालन एक बेहतरीन आय का जरिया है। सूकर पालन को कम लागत में ज़्यादा मुनाफा प्रदान करने वाला व्यवसाय माना जाता है। इस व्यवसाय से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए सूकर के उन्नत नस्ल झारसुक का पालन करना बेहतर होगा। सूकर की यह नस्ल BAU रांची झारखंड द्वारा तैयार किया गया है। देशी और ब्रिटिश नस्ल टेम बर्थ नामक सूकर से संकरित और झारसुक नस्ल को विकसित किया गया है। यह नस्ल 8 से 10 महीनों में पूरी तरह से तैयार हो जाता है। साथ ही इसकी प्रजनन क्षमता भी अच्छी होती है। एक बार में 8 से 12 बच्चे तक देती है। इस नस्ल के सूकर पालन में व्यय और श्रम भी कम लगता है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से झारसुक नस्ल के सूकरों का पालन करना झारखंड के पशुपालकों के लिए लाभकारी होगा। निकाई गुड़ाई के लिए वैसे तो अनेकों उपकरण उपलब्ध हैं, परंतु वीड हो एक ऐसा उपकरण है जो वैसे घासों को भी जड़ समेत उखाड़ने में सक्षम है जिसकी जड़ें जमीन में गहरी जाती हैं। बहुत प्रकार के अनावश्यक खरपतवार ऐसे होते हैं जो हाथों या साधारण कृषि यंत्रों द्वारा पूरी तरह से जमीन से बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि इनकी जड़ें जमीन में काफी अंदर तक जमी होती है। ऐसे में पूरी तरह से इनका नियंत्रण भी नहीं हो पाता है। इस प्रकार के घासों के नियंत्रणों के लिए ये वीड हो नामक उपकरण बहुत ही उपयोगी है। वीड हो ऐसे घासों को पूरी तरह से उखाड़ने में सक्षम है। इस उपकरण को प्राप्त करने के लिए कृषक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से संपर्क कर सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस।
देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। कोरोना संक्रमण फिर से ना लौटे, इसलिए किसान भाइयों से निवेदन है कि कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें, मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ से बचें, संक्रमण से बचते हुए कृषि कार्य करें। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रो मन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिल एखन बेरा हो जाए छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और मन के जानकारी देवा थी। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। विराम के बाद रौरेमन के बार फिर से स्वागत है। तो चलू आज की जानकारी बहुत सुंदर है कि वैज्ञानिक विधि से गर्मा भिंडी कर खेती कैसे करल जाए।
किसान भाई बहन मन रौरे मन भिंडी कर खेती करीला और खूब बढ़िया से करीला, मकिल वैज्ञानिक विधि से गर्मा भिंडी कर खेती करे के है। तो चलू हम सीधे चला थी रौरे मन के फीचर कर माध्यम से एक जानकारी दिवा थी। भिंडी की खेती गर्मी और खरीफ दोनों मौसम में की जाती है, लेकिन सिंचाई सुविधा होने पर गर्मी में खेती करना ज्यादा लाभकारी होता है। भिंडी के हरे मुलायम फलों का प्रयोग सब्जी, सूप, फ्राई और अन्य रूपों में किया जाता है, जो अलग अलग बीमारी मसलन कैंसर, डायबिटीज, एनीमिया और पाचन तंत्र के लिए लाभदायक है। गर्मा भिंडी की खेती से किसान बहुत ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। दर्शकों, आज हम आए हुए हैं कृषि विज्ञान केंद्र मांडू, जहां हम बात करने जा रहे हैं गर्मा भिंडी की खेती के बारे में। और ये पूरी जानकारी देने के लिए हमसे जुड़े हुए हैं डॉक्टर धर्मजीत खेड़वार। भिंडी झारखंड की एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, जो कि पूरे भारत में भिंडी उत्पादन का 7% झारखंड में पैदा होता है। और भिंडी दूसरे मायने में भी बहुत महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य के मामले में, क्योंकि भिंडी में पोषक तत्व अच्छी मात्रा में होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, विटामिन ए हो गया, बी हो गया, खनिज तत्व हो गया, लवण हो गया, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, रेशा, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के दृष्टि से काफ़ी अच्छी हैं। इसलिए भिंडी का सेवन बहुत ही लाभदायक है। अब हम बात करते हैं इसकी खेती में बीज कितना प्रयोग होगा और कब लगाना है। तो अगर हम गर्मा भिंडी, जिसको कि हम बसंतकालीन भिंडी भी कह सकते हैं, इसकी यदि हम बुआई करना चाहते हैं तो इसके लिए उपयुक्त समय है फरवरी-मार्च। और इसमें 1 हेक्टेयर के लिए 15 से 20 किलोग्राम बीज लगता है। जानकार कहते हैं कि गर्मी में भिंडी की फसल के लिए फरवरी से मार्च महीने तक और खरीफ की फसल के लिए जून से जुलाई तक बुआई की जाती है। कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर आप भिंडी की खेती, गर्मा भिंडी की खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जरूरी है कि कुछ बातों का ख्याल रखा जाए। वैसे तो भिंडी की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में की जाती है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि मिट्टी की जुताई अच्छी हो और वो भुरभुरा हो। अगर हम खरीफ की बात करें, वर्षा फसल की, तो बरसाती फसल में 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज का जरूरत पड़ेगा। और यदि हम संकर किस्म की बात करें तो 2.25 केजी से लेकर 3.5 केजी प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कि खेत की तैयारी और इसकी ज़मीन कैसी हो और जलवायु कैसी हो। तो अगर हम मिट्टी की बात करें तो मिट्टी हल्की दोमट या बलुई दोमट होना चाहिए, अच्छी जल निकास वाली, कार्बनिक युक्त, जिसका पीएच मान 6 से 6.8 मतलब 6.8 हो तो अच्छी हो सकती है। और अगर 6 से कम है आपका पीएच मान मृदा का, तो इसमें आप चूना द्वारा मृदा का उपचार कर सकते हैं। नियमित निराई गुड़ाई कर खेत को खरपतवार मुक्त रखना चाहिए। बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई करना जरूरी होता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए रासायनिक खाद का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बीज का अंकुरण के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। यदि तापमान 17 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे है तो अंकुरण में समस्या होती है, और यदि तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाए तो फूल झड़ने की समस्या होती है, जिससे कि हमारा उत्पादन में विपरीत प्रभाव पड़ता है। अब हम खेत की तैयारी के बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए 3-4 जुताई की आवश्यकता पड़ती है। पहली जुताई हम मिट्टी पलटने वाले हल से करते हैं, दूसरी और तीसरी जुताई देसी हल से। और इसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि दूसरी व तीसरी जुताई के समय हम 80 से 100 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट या 150 से 200 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद हम मिट्टी में मिलाएंगे।
और अंतिम जुताई के समय हम यूरिया, डीएपी और पोटास का उपयोग करते हैं। तो इसमें यूरिया तो आप जो पूरी मात्रा है उसका आधा या 1/3 उपयोग करेंगे, लेकिन फास्फोरस और पोटास का पूरी मात्रा हम उपयोग करेंगे। गर्मा भिंडी की अगर खेती करना चाहते हैं तो कुछ उन्नत किस्मों का चयन बहुत जरूरी है। अर्का अभय, अर्का अनामिका, परभनी क्रांति, वर्षा उपहार भिंडी की कुछ प्रमुख किस्में हैं जिनका चयन अच्छा रहता है। कुछ प्रभेद हैं जो झारखंड में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और करती हैं, जैसे परभनी क्रांति। ये इसका उपज लगभग 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। ये लगभग 50 से 55 दिन में पहली तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। 5 सिरा होता है, इसमें कोमल मुलायम होती है। और दूसरी किस्म है अर्का अनामिका। अर्का अनामिका की उत्पादन क्षमता 120 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक है। और ये पित्त, सीरा, मोजैक विषाणु रोग जो होता है उसके प्रति ये सहनशील भी है। और ये कोमल भी होता है, इसमें रोआ भी नहीं होते हैं, चिकने होते हैं। और अगर हम संकर किस्मों की बात करें तो संकर किस्मों में हम सोनल ले सकते हैं, सारिका ले सकते हैं, वर्षा है। तो किसान भाई बहन मन कहूँ एक गर्मा भिंडी कर जो खेती कर बारे में पता लागलक वो कैसन लागलक बेस है नहीं। तो चलो अपन कार्यक्रम के हम आगे बढ़ा थी दूसर जानकारी को। दूसर जानकारी है कि गर्मी में पशु मन कर देखभाल और मन का टीकाकरण कर बारे में जे किसान भाई बहन मन पशुपालन करे ना वो मन के पता है कि पशु मन के कैसे रखे के है, पशु मन कर गौशाला कैसन होए के चाहिए, हवादार होए के चाहिए कि नहीं, और मन कर पानी कर व्यवस्था पूरा होए के चाहिए कि नहीं। और साथ ही साथ गर्मी में पशु मन बीमार न पड़े से कर ले इमन के टीकाकरण करवाना बहुत ज़रूरी है। इकर जानकारी ले चलूँ हम रोड के सीधे ले चले थी हमारे का जो विशेषज्ञ साहब हैं उनके से जानकारी दिवा थी। वर्तमान समय में हम यह देख रहे हैं कि लोग तेजी से डेयरी व्यवसाय के साथ जुड़ते जा रहे हैं और इसकी सफलता मुख्यतः दुधारू पशुओं पर निर्भर करती है। इसलिए दुधारू पशुओं का रखरखाव, उनका खान पान, उनका निवास स्थान और उनके स्वास्थ्य सब प्रबंधन समुचित होना चाहिए ताकि उनसे आप उनकी पूरी क्षमता में दुग्ध उत्पादन एवं प्रजनन ले सकें और अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। इसी कड़ी में आज हम उपस्थित हैं रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में और आइए जानते हैं गर्मियों में दुधारू पशुओं की देखभाल किस तरह से करें। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार। देखा जाता है गर्मी के मौसम में जो स्ट्रेस जो होता है अगर हम सही ढंग से देखभाल नहीं करते हैं तो पशु जो है कि स्ट्रेस में आते हैं, दबाव में आते हैं और इससे पशुओं में तरह तरह की बीमारियाँ भी देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम इसको सही ढंग से हम पशुओं की देखभाल करते हैं, गर्मी को ध्यान में रखते हुए हम देखभाल करते हैं तो देखा जाता है कि बीमारियां होने की संभावना तो नहीं होती है, साथ ही साथ उत्पादन क्षमता में जो कमी होती है उससे भी बचा सकते हैं और जो पशुपालक को जो हानि होती है उससे हम लोग बच सकते हैं। तो गर्मी के मौसम में जब देखभाल की बात करते हैं तो 2-3 तरह से हमें सावधानियाँ बरतनी चाहिए। पहला है कि आवास व्यवस्था में थोड़ी बदलाव करने की ज़रूरत होती है। दूसरा, खान पान व्यवस्था में थोड़ी बदलाव की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ जो बीमारियां होने की जो संभावना होती है उसका भी अगर आप टीकाकरण कर देते हैं तो इससे जो होने वाली हानि से हमारे पशुपालक जो हैं वो बच सकते हैं। गर्मी के मौसम में देखा जाता है कि वातावरण का तापमान अभी तेज़ी से बढ़ रहा है और 30, 35, 40, 42 डिग्री तक तापमान हो जाता है और जैसे जैसे तापमान बढ़ता है पशु जो है उसमें जो है कि अनुकूल वातावरण नहीं मिलने से उत्पादन क्षमता में कमी आती है। तो उसमें देखा जाता है कि पशु का जो हम उचित वातावरण की बात करते हैं तो 22 से 25 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है कमरे का वो उपयुक्त होता है। लेकिन जैसे जैसे उसका अंदर का तापमान, वातावरण का तापमान जैसे ही बढ़ेगा 28, 30, 31, 32 होता जाएगा तो देखते होंगे कि जो है कि उसमें जो है कि पशु को विशेष रूप से असुविधा होती है। तो इसमें देखा जाता है कि जो आवास का जो वातावरण है, आवास को वातावरण के अच्छे करने के लिए हमको चाहिए कि अंदर का वातावरण ठंडा हो। इसके लिए सबसे पहला चीज़ है कि जहाँ भी पशु का आवास है
आसपास पेड़ पौधे अवश्य लगाएं, जिससे कि अंदर का वातावरण वो छायादार हो, छाया हो और बाहरी वातावरण से अंदर का तापमान कम हो। आवास खुला होना चाहिए, बिल्कुल हवादार होना चाहिए, बंद नहीं हो। ज़्यादातर आवास देखते हैं बहुत बंद होता है, लेकिन उसमें खिड़की होनी चाहिए, दरवाजे होने चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, इससे स्वच्छ हवा का आदान प्रदान हो और अंदर का गर्म हवा बाहर जाए, बाहर से ठंडी हवाएं अंदर आए। साथ ही साथ देखा जाता है कि गर्मी के मौसम में जैसे तापमान बढ़ता है तो आप जो है अपने पशु को नियमित रूप से नहलाने की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी का छिड़काव करें। वैसे जगह जहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आप दिन में 3 बार 4 बार उस पर वाटर स्प्रिंकलिंग कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं, पंखे की व्यवस्था कर सकते हैं। मतलब अंदर का तापमान आप कोशिश कीजिए कि 22 से 25 डिग्री सेल्सियस अंदर कमरे के अंदर का तापमान हो। साथ ही साथ साफ़ सफाई की विशेष व्यवस्था रखें, क्योंकि गर्मी के दिन में आप देखेंगे कीड़े मकोड़े मक्खियों की ज़्यादा संख्या हो जाती है, इससे बीमारियां होने की संभावना होती है, तो उसको बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें। तो इस तरह से आवास व्यवस्था खास करके देखा जाता है, बहुत से आवास में आप देखेंगे छत जब गर्म होती है तो अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी आने लगती है, तो छत के ऊपर आप घास फूस वगैरह रख सकते हैं, कपड़ा रख सकते हैं, छत के ऊपर कोई लेयर आप दे दें कि अंदर जो है छत ज़्यादा गर्म नहीं हो और अंदर का तापमान जो है वो ठंडा रखे। इसके साथ ही साथ छत को अगर उजले रंग से आप पेंट भी कर सकते हैं, करकट का छत है तो भी जो है अंदर का तापमान को हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इसके साथ जो है कि उचित जगह जरूरी है पशुओं के लिए, जैसे कि गाय है तो 50 से 60 वर्ग फीट जगह की ज़रूरत होती है, तो उतनी जगह होनी चाहिए। सुकर है तो 30 से 40 वर्ग फीट जगह चाहिए, बकरी है तो 15 से 20 वर्ग फीट, मतलब पूरा ज़्यादा स्टॉकिंग डेंसिटी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कम छोटा कमरा में ज़्यादा एनिमल को रख देते हैं तो गर्मी का प्रभाव उनको ज़्यादा होता है, इसलिए जितना जगह की आवश्यकता है पशु को उतनी जगह की भी व्यवस्था होनी चाहिए। गर्मी के मौसम में जैसे ही देखते हैं कि तापमान बढ़ता है, अंदर का तापमान जैसे ही बढ़ेगा 30 डिग्री 32 डिग्री हो जाएगा, तो देखेंगे कि 10 से 15% जो है खाना जो है वो कम हो जाता है, खास करके सूखा चारा की खाना वो कम हो जाती है। तो इस समय देखा जाता है कि गर्मी के मौसम में समुचित भोजन पशुओं को मिलना चाहिए, क्योंकि खाना अगर कम हो जाएगा, पानी उस समय अधिक पीने लगती है, खाना कम हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि एनर्जी प्रोटीन की मात्रा शरीर में कम हो जाती है, तो उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, घट जाती है। तो उसके लिए देखा जाता है कि अभी का जो मौसम है, गर्मी जैसे बढ़ेगा खान पान की व्यवस्था करनी चाहिए। इसमें एनर्जी की मात्रा हम लोग बढ़ाते हैं, खाने में हरे चारे की मात्रा अवश्य देनी चाहिए, खास करके गौवंशीय पशु हैं, बकरियां हैं, तो उसमें आप कोशिश करिए सीजनल हरा चारा, क्योंकि हरा चारा में देखते हैं कि 70 से 80% पानी होता है, साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट मिनरल्स विटामिन उसमें होते हैं जो गर्मी से लड़ने में, गर्मी के मौसम में जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उससे लड़ने में काफ़ी मदद करती है। तो हरे चारे को उसमें इंक्लूड करें, सूखा चारा को कम कर दें। साथ ही साथ गर्मी के मौसम में गर्मी से लड़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो इस समय जैगरी या गुड़ की मात्रा को अवश्य आप मिलाएं। और पीने का पानी कम से कम 3 बार 4 बार 5 बार उनको ठंडा पानी होना चाहिए, गर्म पानी नहीं है। टंकी का पानी है, गर्मी के मौसम में टंकी गर्म हो गया, वही गर्म पानी आ रहा है, तो समुचित पानी भी जो पशु है वो नहीं पी पाते हैं। तो उससे अच्छा है कि टंकी पे आप कुछ बोड़ा पुआल वगैरह रखते हैं और उसको पानी से ठंडा करते रहें कि अंदर जो पानी आ रहा है वो ठंडा हो। साथ ही साथ 3-4 बार पानी पीने की व्यवस्था करें। कोशिश करें पानी जो आप पिला रहे हैं उसमें थोड़ी मात्रा में नमक और आटा का घोल आप दे दें, जिससे क्या होता है कि नमक, क्योंकि गर्मी के मौसम में जब स्वेटिंग होता है, पसीना होता है, तो जो मिनरल्स का बहुत ज़्यादा ह्रास होता है, बहुत ज़्यादा, तो उसको पूरा करने के लिए थोड़ी नमक और आटे की मात्रा को आप मिक्स कर देते हैं, तो उससे पूरा एनर्जी और जो है कि मिनरल्स की जो कमी होती है वो पूरा हो जाती है। साथ ही साथ गर्मी के मौसम में देखा जाता है कि आप जो मिनरल्स और विटामिन्स की मात्रा को आप 10% तक बढ़ा सकते हैं। आप 1 किलो मिनरल ऐड कर रहे हैं तो उसमें 1 किलो 100 ग्राम मिनरल्स ऐड कर दें, तो उससे क्या होता है कि उसमें जो कमी है वो पूरा हो जाती है। तो बताओ आज कर जो दुयो जानकारी मिलक वो कैसन है, बेस है नहीं। हर किसान भाई बहन मन से ले तुम कहिला कि अगर रौरे मन कर कोई समस्या है तो पता जरूर लिखू। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची और पिन कोड संख्या है 834001। तो रौरे मन आज इजाज़त दो मकिल यह दिना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हो, तब तक इजाज़त दो। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सब
सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।